टीम इंडिया के मौजूदा कोच रवि शास्त्री का कहना है कि 1985 में बेंसन एंड हेजेस सीरीज जीतने वाली भारतीय टीम बहुत ही बेजोड़ थी। वनडे क्रिकेट जो उसने खिताब जीता था 2 साल के बाद, यानी वर्ल्ड चैंपियन बनने के 2 साल के बाद 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप का खिताब उठाया था और 1985 में बेंसन एंड हेजेस कप जीता था। रवि शास्त्री का कहना है कि वो इतनी अच्छी टीम थी कि वो विराट की जो मौजूदा टीम है इसको भी परेशान करने का उसमें मादा है। और इतना ही नहीं, वाइट बॉल क्रिकेट से भारत की जो भी टीम रही हो उस सबको हराने का वो मादा रखती थी। उनकी बात में कितना वजन है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसमें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे वो रवि शास्त्री थे उस वक्त। आज बेशक ऑडी गाड़ियाँ बड़ी सामान्य और बड़ी कॉमन सी हो गई हों, लेकिन उस वक्त ऑडी गाड़ी को कोई नहीं जानता था और रवि शास्त्री को इनाम में ऑडी गाड़ी मिली थी। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, बल्लेबाजी में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थे, विकेट भी उन्होंने चटकाए, ऑलराउंड क्षमता का उन्होंने परिचय दिया था। और अगर हम आज की मौजूदा टीम से, यानी आप मान लीजिए 2019 में जो वर्ल्ड कप भारतीय टीम खेली है, अगर हम 1985 की उस टीम से अगर हम तुलना करें तो एक तो सबसे बड़ा अंतर तो यही दिखाई देता है कि दोनों टीमों में उस वक्त बहुत ही धीमी बल्लेबाजी हुआ करती थी। पूरी दुनिया भर में वो ट्रेंड नहीं था। रन ए बॉल तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज तो 100 से ऊपर की स्ट्राइक रेट होना बहुत सामान्य बात है, आम बात मानी जाती है। तो आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। 7 टीमों का मुकाबला था और 176 रन बनाए थे 9 विकेट के नुकसान पर। 50 ओवर में पाकिस्तान ने 176 रन 9 विकेट के नुकसान पर। इसके जवाब में भारतीय टीम 2 विकेट पर 172 रन बनाकर ही चैंपियन बन गई थी। अगर हम तुलना करें उस दौर की और आज के दौर की, तो ओपनिंग बल्लेबाजी में केएल राहुल आते हैं, केएल राहुल और रोहित शर्मा, और वहाँ रवि शास्त्री और श्रीकांत। रवि शास्त्री में खूबी थी कि वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते थे। वो तो टीम में एंट्री उनकी एज ए बॉलर हुई थी, लेकिन वो बाद में बॉलिंग उनकी हाशिए पे चली गई और बल्लेबाज बनकर रह गए। और वहीं केएल राहुल में विकेट कीपिंग की बहुत बड़ी खूबी है और जिस तरह से वो खेलते हैं, लगातार अच्छा खेल रहे हैं। और जो अभी न्यूजीलैंड के टूर में भी उन्होंने बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, उससे लगता है कि वो रवि शास्त्री को मात देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनमें ऑलराउंड खूबी है और T20 वर्ल्ड कप में वो भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। और अगर हम श्रीकांत की तुलना रोहित शर्मा से करते हैं, दोनों ही अटैकिंग बल्लेबाज थे। श्रीकांत का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि श्रीकांत उस वक्त, जबकि सब कुछ सारे बल्लेबाज धीमा खेलते थे, ऐसे समय में वो टुक टुक से हटकर आक्रामक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते थे। फील्डिंग उनकी बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फील्डिंग रोहित शर्मा की भी आउटस्टैंडिंग है। रोहित शर्मा ने कई प्रतिमान स्थापित किए हैं भारतीय टीम के लिए। तो निश्चित तौर पर यह बहुत ही कांटे का मुकाबला कह सकते हैं श्रीकांत वर्सेस रोहित शर्मा का। और उसके बाद अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन और विराट कोहली की अगर हम बात करें, तो हालांकि अजहरुद्दीन उस वक्त कप्तान नहीं थे, बाद में कप्तान बने थे। ये भी मुकाबला बहुत ही बराबरी का है, क्योंकि दोनों आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। अजहरुद्दीन तो गजब से, मैं देखता था कि कवर की तरफ से भागते थे और एक ही एक्शन में थ्रो किया करते थे। और उन्होंने जो धमाकेदार शुरुआत की थी टेस्ट क्रिकेट में, पहले मैच में सेंचुरी, दूसरे में सेंचुरी, तीसरे में सेंचुरी, जिस तरह से उन्होंने धमाकेदार शुरुआत की, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और उनके टाइम में भी भारत का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा था। लेकिन फ़र्क ये है कि उस वक्त जैसी टीम थी उस हिसाब से भारत पे प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा था, विदेश में उतना अच्छा नहीं था। लेकिन विराट ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन की श्रेणी में गिने जाते हैं। आंकड़े अगर आप देख लेंगे, आंकड़ों में वो भारी पड़ते हैं, बल्लेबाजी में कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं। लेकिन जिसने अजहरुद्दीन को उस समय खेलते हुए देखा है, वो कम से कम ये नहीं कह सकता कि विराट कोहली ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अजहर उनके आसपास नहीं है, लेकिन टक्कर का मुकाबला आप कह सकते हैं। दिलीप वेंगसरकर, इनका ऋषभ पंत बीच में आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनसे तुलना करें। ऋषभ पंत की अप्रोच बिल्कुल वनडे और T20 वाली अप्रोच है। वेंगसरकर की अप्रोच टेस्ट मैच वाली अप्रोच थी, इसलिए उनको बल्लेबाजी में भी थोड़ा सा नंबर 3 की जगह नंबर 4 पे भेजा जाने लगा। क्योंकि हालांकि उन्होंने इस बेंसन एंड हेजेस में एक पारी बहुत बढ़िया उम्दा पारी खेली थी, लेकिन ओवरऑल वो वनडे क्रिकेट के बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग ऐसे प्लेयर नहीं थे, लेकिन ठीक ठाक प्लेयर थे, आप कह सकते हैं। बीच बीच में उनकी पारियां कुछ अच्छी अटैकिंग पारियां थी और खासकर जो ऑन ड्राइव वो आगे बढ़कर शॉट खेलते थे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल करते थे, वो बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ऋषभ पंत उतने कंसिस्टेंट नहीं है। धोनी और सदानंद विश्वनाथ, इनकी अगर हम तुलना करें तो धोनी कहीं ऊपर है, सदानंद विश्वनाथ एक उभरते हुए खिलाड़ी थे। उस टीम में शिव रामाकृष्णन, मोहम्मद अजहरुद्दीन,
सदानंद विश्वनाथ, ये कुछ नए युवा उभरते हुए खिलाड़ी थे। ये ऐसे खिलाड़ी थे जो वर्ल्ड कप नहीं खेले थे लेकिन 2 साल बाद ही भारतीय टीम में आ गए थे 1985 की टीम में। तो अगर इनकी तुलना की जाए तो यहाँ पर निश्चित तौर पर महेंद्र सिंह धोनी का पलड़ा भारी है। लेकिन अब धोनी वापसी करेंगे या नहीं करेंगे, इसको लेकर थोड़ा संदेह के बादल साफ तौर पर दिखाई देते हैं। हार्दिक पांड्या वर्सेस कपिल देव। हार्दिक पांड्या ने भी कई मैच जितवाए हैं, टेस्ट में भी जितवाए हैं, वनडे में भी जितवाए हैं। बहुत लंबी पारियां नहीं खेलते लेकिन जितनी पारियां खेलते हैं भारत के लिए निर्णायक पारियां रहती हैं, टीम को संतुलन देते हैं। लेकिन कपिल देव के टाइम में कोई ऐसा ऑलराउंडर हुआ ही नहीं था, भारतीय टीम में तो कम से कम कोई नहीं था और दुनिया के ऑलराउंडर्स में उनका शुमार किया जाता था। तो यहाँ बाजी जो है कपिल देव मारते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कपिल देव की बॉलिंग बहुत ही नायाब थी और कपिल देव आमतौर पर भारत को पहला विकेट की जो शुरुआत है वो कपिल देव ही दिलाया करते थे। उसके बाद हम बुमराह की तुलना करें उस वक्त के चेतन शर्मा से, मदन लाल से, रोजर बिन्नी से, तो यहाँ पर बुमराह भारी पड़ते हैं, क्योंकि बुमराह वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर हैं और जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, एक उनका डर भी है विपक्षी बल्लेबाजों पर, वैसा डर जो है मदन लाल या चेतन शर्मा या रोजर बिन्नी वैसा नहीं बना पाए। वो बात दूसरी है कि रोजर बिन्नी नहीं, वर्ल्ड कप में 1983 में सबसे ज़्यादा विकेट टेकर थे और सबसे ज़्यादा विकेट उन्होंने चटकाए। अगर हम मोहिंदर अमरनाथ, लेकिन हाँ ये बात कहना ठीक होगा कि उस वक्त 6 फास्ट बॉलर टीम में थे ऑलराउंडर सहित। अब आप देखिए, कपिल देव थे, चेतन शर्मा थे, मदन लाल थे, रोजर बिन्नी थे, मोहिंदर अमरनाथ थे और तो और मनोज प्रभाकर को भी टीम में शामिल किया गया था, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं मिल पाती थी 1985 की टीम में। वो आमतौर पर बाहर ही बैठे रहे और उस वक्त अशोक मल्होत्रा भी टीम में थे, वो भी बाहर बैठे रहे। तो 6 फास्ट बॉलर और उसके बाद शिव रामाकृष्णन, ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला हुआ था बेंसन एंड हेजेस का। शिव रामाकृष्णन एक बाएं हाथ के स्पिनर, उनकी अगर हम तुलना करें चहल के साथ तो मैं कहूँगा अनडाउटेडली शिव रामाकृष्णन बेहतर गेंदबाज थे, जिन्होंने बाद में सचिन तेंदुलकर को भी गेंदबाजी कराई, जिससे वो शेन वॉर्न का सामना करने के लिए तैयार हुए और जिस तरह से उन्होंने शारजा में गेंदबाजी की और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थे। लेकिन वही है कि युजवेंद्र चहल स्ट्राइक बॉलर हैं लेकिन बीच बीच में बहुत पिटते हुए कई बार दिखाई देते हैं। तो उनको अभी मैं समझता हूँ अगर वो आदर्श माने उनको, शिव रामाकृष्णन को, तो उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। दूसरे ऑलराउंडर भारतीय टीम में, मौजूदा टीम में रविंद्र जडेजा हैं, लेकिन वहाँ सारे ही जितने गेंदबाज थे सारे ही बल्लेबाजी कर लेते थे। अब आप कपिल देव देखिए, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी एक बतौर बल्लेबाज भी वो टीम में जगह बनाने के लायक थे। इसे ही सही मायने में ऑलराउंडर कहा जाता है। मदन लाल ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते थे, रोजर बिन्नी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते थे, मोहिंदर अमरनाथ तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे 83 वर्ल्ड कप के, इन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, बहुत लंबी पारियां नहीं खेली लेकिन जितनी खेली भारत के लिए मैच विनर वो साबित हुए। मनोज प्रभाकर की तो सेंचुरी भी हैं वनडे क्रिकेट में। तो कुल मिलाकर उस वक्त की, और रवि शास्त्री तो खैर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे बेंसन एंड हेजेस सीरीज़ के। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज क्योंकि ट्रेंड बदल गया है, क्रिकेट बदल गई है, इसलिए अप्रोच बदल गई है, भारतीय खिलाड़ियों की अप्रोच बदल गई है, तो इसलिए भारतीय खिलाड़ी ज़्यादा अटैकिंग खेलने लगे हैं। उस वक्त अप्रोच ऐसी ज़्यादा नहीं थी, इस तरह की अप्रोच नहीं थी, बहुत धीमा खेलने की प्रवृत्ति हुआ करती थी। तब मुझे याद है इमरान खान, वसीम अकरम, ये सब होते थे पाकिस्तान टीम में, और वहीं जोएल गार्नर और माइकल होल्डिंग, ये सब होते थे वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी में। तो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का अटैक उस वक्त सबसे अच्छा अटैक था, लेकिन भारत के अटैक में विविधता बहुत थी, किसको खिलाएं किसको ना खिलाएं। वर्ल्ड कप विनिंग टीम का जो सदस्य था रोजर बिन्नी, जिसने सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए थे, वो फाइनल मुकाबले में उनको बाहर बिठाया गया था। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अटैक में कितनी ज़्यादा विविधता थी, किसको बाहर बिठाना है किसको रखना है। गावस्कर जो कि सदी के महानतम प्लेयरों में गिने जाते हैं, लेकिन टेस्ट के अच्छे महानतम खिलाड़ियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनको नंबर 5 पर बैटिंग के लिए बुलाया जाता था। कई बार तो कपिल देव को प्रमोट करके उनसे पहले बैटिंग के लिए भेजा जाता था। तो ये कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ें थीं जो भारत के बहुत ही काम आई थी, और रवि शास्त्री तुरूप का इक्का साबित हुए थे। शायद उन्होंने, क्योंकि अपनी उस सीरीज़ को याद करने के लिए ये एक तुर्रा छोड़ा है कि वो टीम मौजूदा टीम को हरा सकती है, मौजूदा टीम पर भारी पड़ती है। किसी भी भारत की जो वाइट बॉल क्रिकेट है उसमें वो भारत पर भारी पड़ती हुई, भारतीय टीम पर वो भारी पड़ती हुई दिखाई देती है 1985 की टीम। आपकी क्या राय है? अगर आप कम उम्र के लोग हैं तो निश्चित तौर पर अपने घर के बड़ों से आप मशवरा ले सकते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत ही रोचक मुद्दा है जो रवि शास्त्री ने उठाया है, और कौन सी टीम किस पर भारी पड़ती है, कितना दम है रवि शास्त्री की बातों में। और अपनी राय से हमें अवगत ज़रूर कराएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।